नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काफी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, सम्मेलन, प्रदर्शनी और मेले और महोत्सव से, है ना। तो कल जो हम लोग देख रहे थे वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है न्यूज प्रकृति 2025। तो प्रकृति 2025 सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि कहाँ पर हुआ है, यही इसमें सबसे खास बात है। तो इस बार का प्रकृति 25 जो है ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता और ब्यूरो द्वारा किया गया है। तो ये पूछेगा, ज्यादातर चांसेस में ये रहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली को समझने और इसे कैसे गहरा और विकसित किया जाए, इसके उद्देश्य से इसका उद्देश्य, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। फिर दूसरी न्यूज यहाँ पर है, भारत कॉलिंग्स कॉन्फ्रेंस 2025। ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है मुंबई में, ठीक है। अब ये मुंबई में हुई है तो इसकी थीम क्या है, थीम हम लोगों को याद करना है। और ये किसके द्वारा हुई है ये भी याद रखना है। तो कौन, सबसे पहले तो एक चीज याद रख लीजिए, कॉलिंग्स। कॉलिंग्स कहाँ पर हुई है, मुंबई में। एक ही कोई की पॉइंट बनाइएगा, भारत कॉलिंग्स कॉन्फ्रेंस मुंबई। और IMC चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये आयोजित की गई है, ठीक है। 27 फरवरी 2025 को। इसकी थीम क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नई चीज होती है उसकी अगर थीम हमसे पूछ लेगा तो थीम में हम लोग फंस जाएंगे, है ना। विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि मार्ग। तो ये कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 की राह रहेगी और सबके लिए समृद्धि मार्ग रहेगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी कर लेते हैं। भारत की वैश्विक आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका को रेखांकित करना और इसे एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, ठीक है। जो ये रहेगा ना, भारत की जो वैश्विक आर्थिक विकास है उसमें निवेश करना इसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है। गलफूड 2025। गलफूड 2025 क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है, ठीक है। कहाँ पर हुई इस बार, दुबई में हुई। दुबई में हुई, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका विषय है बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड। जो इसमें मैं बता रहा हूँ बस उतना ही आपको हाईलाइट करना है, बाकी कुछ नहीं, छोड़ते जाइएगा, है ना। सारी चीजें याद करोगे तो यही भूल जाओगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो गलफूड, गलफूड कर लीजिए, दुबई में हुआ है और इसकी थीम है बी पार्ट्स ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड। फिर है बायोफेच। बायोफेच क्या है, ये दुनिया का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है इस बार, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत को बायोफेज 2026 में भागीदारी देश बनाया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते थे। कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ये 2025 में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है ये भी। देखिए, फ्यूचर की जॉब के लिए लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़े हुए हैं अभी, नई दिल्ली में, है ना, या मुखर्जी नगर में। कुछ तो याद कर लोगे ना इससे, ऐसे ही तो की पॉइंट बनाएंगे। और विषय क्या है इसका, भविष्य के कार्यकाल को स्वरूप देना, गतिशील दुनिया के विकास को गति देना, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये बनाया गया है, आयोजित किया गया है इसको, ठीक है। क्या, कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले आपसे यही पूछेगा। तो वो हुआ है नई दिल्ली में। फिर पूछेगा इसका विषय क्या था, तो भविष्य के कार्यकाल को स्वरूप देना और गतिशील दुनिया में विकास को गति देना, ठीक है। और इसको सहयोग और आयोजित किसने किया है, इसका श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। यही 2-3 पॉइंट इसके याद रखने थे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एक है ग्रामीण भारत महोत्सव। तो ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ हुआ है, आपको देखो अभी भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते होगे ना, तो वहां पर मंडप मेला दिखता होगा आपको, है ना। तो ये हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये कब हुआ था, 4 से 9 जनवरी 2025 को हो गया था, और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और इसका विषय क्या है, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, ठीक। आदर्श वाक्य भी इसका याद रखना, क्योंकि ये हुआ है ग्रामीण के नाम से, लेकिन नई दिल्ली में हुआ है और मोदी जी ने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और आदर्श वाक्य है इसका, गांव बढ़े तो देश बढ़े, मतलब गांव बढ़ेगा तो फिर देश बढ़ जाएगा, ये याद रखना है। गांव से ही संबंधित है ग्रामीण भारत महोत्सव, और इसकी थीम भी इसी से ली गई है। वाक्य जो आदर्श वाक्य मोटो आपसे पूछा जाएगा, गांव बढ़े तो देश बढ़े। फिर नेक्स्ट न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2024। ये कब हुआ, कहां पर हुआ, कोलकाता के नाम से इतना तो पता ही चल रहा है, कोलकाता में हुआ है। अब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। तो ये हुआ कब है, दिसंबर में होता है ये। और इसमें
जो महोत्सव है इसमें फोकस कंट्री कौन सी रही है, फ्रांस रही है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद करके स्टार लगा लीजिएगा। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव में फोकस देश पूछ ले तो फ्रांस, ठीक है। और तपन सिन्हा द्वारा एक फिल्म आई थी गल्फ होलेओ, सोती महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी, ये उद्घाटन फिल्म के रूप में आई थी गल्फ होलेओ। बाकी इसमें इतना खास कुछ नहीं है। एक यहाँ पर देख लीजिए, बुल्गारिया की फिल्म है एक तारिका, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है और गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी प्रदान की गई इसी को, ठीक है। भारतीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड कन्नड़ भाषा की एक लाक्षी फिल्म है उसको दिया गया है, ठीक है। तो जो लाक्षी फिल्म है उसको दिया गया है हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड, और भारतीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी उसी को माना गया है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो किसको माना गया है, बुल्गारिया की एक फिल्म है तारिका, उसको माना गया है, ठीक है। फिर 12वां अंतरराष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है, सबसे ज्यादा रोगी कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हुआ है और वो भी है ना। तो सबसे प्रदूषित राजधानी में तो हमारी दिल्ली ही है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है 22 फरवरी 2025 को। इसका विषय क्या था, रोगी सुरक्षा का नया युग। इसकी थीम जो है या विषय जो है वो है रोगी सुरक्षा का नया युग। अब रोगी की सुरक्षा के लिए एक नया युग आएगा, है ना। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन, इस पर लगाइए ट्रिपल स्टार। क्यों लगाइएगा, क्योंकि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन है ये हुआ है 24 से 25 फरवरी 2025 को हुआ है। और महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। तो महिला को जो शांत करने की बात हो रही है, महिला शांति सैनिक, वो कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी थीम या विषय क्या है, शांति अभियानों में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण परिवेश, ठीक है। इतना ही याद रखना है इसके बारे में। फिर उसके बाद 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर 2-3 स्टार तो लगा ही लो, है ना। जिस पर 2 स्टार इंपोर्टेंट ज्यादा हो जाएगा और 3 स्टार पे तो ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। तो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है, ये 8वां है, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर हुआ है और इसकी थीम क्या है। तो ये हुआ है महासागर से आप मस्कट याद कर लीजिए, ओमान, ठीक। महासागर और मस्कट ओमान में, और जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया था, प्रतिनिधित्व वही कर रहे थे इसका। और विषय इसका है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। समुद्री जो साझेदारी होती है उसके नए क्षितिज की यात्रा। जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन कहाँ पर हुआ इस बार का, तो जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। और भारत सरकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के 2 संस्थानों के सहयोग से इसको किया गया है। उद्देश्य है प्रभावी नियोजन में बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण ज्ञान अंतराल का पाटना, ठीक है। इतना याद रखो या ना रखो, लेकिन ये तो याद रखना है कि इसका सम्मेलन हुआ कहाँ पर है, ये जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन नई दिल्ली में। देखिए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, आजकल आप पेपर पे ये नहीं कह सकते हो कि बस यही आएगा, है ना। तो वो चीजें हम लोग देख रहे हैं सिर्फ कि जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग कट करते जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा क्यों ही कट वो करना है कि ज्यादा डेटा लेकर क्यों चलना है, ज्यादा डेटा लोगे तो ये सही वाला डेटा है वो डिलीट हो जाएगा आपके दिमाग से, है ना, या भर जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, फिर दूसरा डेटा नहीं जा पाएगा उसमें। तो ये हम लोग को सारी चीजें देखते चलना है, ठीक। अब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रॉनों की खोज की है, कहाँ पर की है, भूमध्य सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर में एक KM3NET, इसका पूरा फॉर्म है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉनो टेलीस्कोप, इसकी वेधशाला का उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की खोज कर ली है। और ये हाल में अभी नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, वहां से पता लगा है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलेरेटर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये फालतू का डेटा है, ये नहीं करिए आप, इतना ही करिएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी न्यूजों में हमें बड़ी छोटी छोटी चीजें लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। कम समय में बहुत अच्छी चीजें कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, भारत में न्यूट्रॉनों की वेधशाला परियोजना तमिलनाडु के थैनी जिले में पोट्टीपुरम गांव में गहरी गुफा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये जरूर इस पर डबल स्टार लगाइएगा आप। वहां तो देखिए दी हुई है कौन सी, कि वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रॉनों की खोज की है, लेकिन उससे संबंधित यहाँ पर भारत में न्यूट्रॉनों की वेधशाला परियोजना चलाई जाएगी कहाँ पर, तो सबसे पहले तो स्टेट याद रखिएगा तमिलनाडु में। फिर उसके बाद जिला अगर कहीं आपसे पूछ ले तो जिला है थैनी जिला और पोट्टीपुरम गांव, ठीक। तो इतना याद रखना है, न्यूट्रॉन बेहतरीन वेधशाला उसके लिए खोली जाएगी। अब देखते हैं एलन मस्क की जो एआई कंपनी है, इसने नया एआई चैटबॉट गॉर्क 3
ग्रॉक 3 जो है ना लॉन्च किया है, तो आप लोग इसको देख भी चुके हो, कई लोग तो यूज भी कर चुके हैं ग्रॉक 3 को, है ना। तो ये एआई कंपनी जो है 18 फरवरी 2025 को नया स्मार्ट एआई चैटबॉट आया है ग्रॉक 3, और ये ग्रॉक 3 लॉन्च कर दिया गया था कब, 18 फरवरी को। तो डेट याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये डेट पूछ सकते हैं। और ग्रॉक 3 को एक्स एआई के कोलोसस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित किए जाने की संभावना है। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ मत याद रखिएगा। 2500 चीजें दी हैं, लेकिन हमें उसके मतलब कोई है ही नहीं मतलब उससे। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, इस पर कह रहा है पहली बार आईवीएफ तकनीकी से कंगारू भ्रूण का विकास किया गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार अभी हाल ही में आईवीएफ तकनीकी से किसका भ्रूण का विकास किया गया है, तो वो किया गया है कंगारू के भ्रूण का। अब कंगारू की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर होगा इसका अध्ययन, ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक विज्ञान पत्रिका में हाल ही में इसमें प्रकाशित कर दिया गया है। तो अब इसको देख लेते हैं आईवीएफ क्या है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, तकनीकी का उपयोग करके कंगारू का भ्रूण तैयार किया गया है। और यह उपलब्धि संकटग्रस्त मार्सुपियन थैलीधारी जो प्रजातियां होती है ना, थैलीधारी प्रजातियों के संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और विज्ञप्त जो विलुप्ति के खतरे से बचाने में सहायक होगी। जो थैली वाले जीव होते हैं उनके लिए ये लाई गई है आईवीएफ तकनीकी, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, कंगारू के भ्रूण से सबसे पहले तैयार इसमें किया गया है, ठीक है। ये हो गया हमें याद। फिर इसके बाद है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आ गए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले पहली न्यूज यहाँ पर है, दिंग तारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया, दिंग तारा, ठीक है। तो दिंग तारा ये हो गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम है। बताइए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होंगे 5 सेंटीमीटर से भी छोटी वस्तुएं होंगी ना, उनको भी ये ट्रैक कर लेगी। कौन, दिंग तारा, ये उपग्रह है ये, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद 14 जनवरी को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा वेडरबर्ग कैलिफोर्निया अमेरिका से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह को स्कॉट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। स्कॉट क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्पेस कार्नेरा, ये है इसका पूरा फुल फॉर्म स्कॉट का, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब भूल जाना। फिर यहाँ से चंद्रयान 3 का देख लेते हैं, चंद्रयान 3 में क्या डेटा दे रहा है। चंद्रयान 3 का डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी हुआ है। जो चंद्रमा है उसका जो दक्षिणी ध्रुव है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का जो पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी हुआ है, वो अभी हुआ है कब, फरवरी 2025 में, ठीक है। इस शोध का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला के सहयोग ने किया है, जिससे चंद्रमा के विकास को समझने में एक बड़ी सफलता मिली है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि वैज्ञानिकों ने सोमबर्गर क्रेटर से निकलने वाले मलबे के सर्वेक्षण का अध्ययन भी किया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि इस खड्डे से निकले टुकड़े में चंद्रयान 3 के लैंडिंग क्षेत्र की सतहों को आकार दिया। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आप लोगों को यही याद रखना है कि चंद्रमा 3 पर पूछा जाएगा आपको। अभी ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक जारी किया गया है, किसका किया गया है, तो चंद्रयान 3 का, ठीक है। इतना याद रख लेना। फिर नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में। तो ये कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले यही पता कर लेते हैं, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के समुद्र स्तरीय गर्म परीक्षण को सफलतापूर्वक अभी किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया है कि ये जो CE-20 है, ये क्या है, एक क्रायोजेनिक इंजन है और समुद्र स्तरीय गर्म परीक्षण को सफलतापूर्वक ये कर लेगा, ठीक। 29 नवंबर 2024 को यह परीक्षण हुआ था और विकसित CE-29 क्रायोजेनिक इंजन भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाएगा। ये भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता बढ़ाएगा ये, क्योंकि भारत का है ये, है ना। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका हुआ है, तो समझ लीजिए, आप लोग खुद समझ जाओगे कहाँ का है। फिर इसरो का स्पेडेक्स मिशन पूर्णतः सफल हो गया है। देखिए, ये है पूरी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है ना। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो वो चीजें देख रहे हैं जिनके आने के चांसेस है, और उतने ही आप लोग भी हाईलाइट करना
फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि कुछ चीज बहुत खास है जो कि मैंने छोड़ दी है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप सही हो वहां पर, है ना। तो इसरो ने अभी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उसने बाहरी अंतरिक्ष में दो छोटे उपग्रहों को डॉक करने यानी कि जोड़ने को बोला जाता है, और अनडॉक करने मतलब अलग करने के मिशन को सफलतापूर्वक उसने सफल कर लिया है। ठीक है, आप समझ में आ गया ये क्या है। मतलब वो जोड़ भी सकता है और उसको अलग भी कर सकता है। भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। सबसे पहले पर कौन था इस मिशन की सफलता, पहले अमेरिका, फिर रूस और चीन, ये तीन इससे पहले ही कर चुके थे। अभी भारत हाल ही में बन गया है चौथा। ठीक है, स्पेस एक्स मिशन जो है इसमें 220 किलोग्राम के दो उपग्रह हैं। कौन सा, एक है SDX-01 और एक है SDX-02। तो इतना भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपग्रह इसमें थे। ठीक, तो एक्स जो ये है SDX-01 इसको चेजर कहा गया है और SDX-02 को टारगेट कहा गया है। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर इसको किस यान से छोड़ा गया है, तो इसको छोड़ा गया है, सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कहां से, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। बस इतना ही याद करना है इसके बारे में, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर है भारत का जो लक्ष्य है वो 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, जिसके लिए पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एक और ये बड़ी घटना हुई है वहां पर जो कि आपसे पूछी जा सकती है। स्पेसडेक्स मिशन के तहत एक और बड़ी उपलब्धि इसरो ने अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में केवल 4 दिन में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की प्राप्त की है। तो जो लोबिया होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, उसके बीजों को अंकुरित करा दिया गया स्पेसडेक्स मिशन के ही तहत 4 दिन के अंदर। तो ये भी एक बढ़िया चीज हो गई है ना। तो दोनों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से बीज की हाल ही में वहां पर अंकुरित करा दिया गया, तो लोबिया पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल। और एक है कि भारत इसका लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाएगा भारत अपना खुद का, वो अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बना लेगा, तो वो 2035 तक। और इसका पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा, तो वो करेगा 2028 में। ठीक है, इतनी चीजें अब आप लोगों को साफ हो गई होंगी, एकदम से साफ हो गई कि एकदम साफ ही हो गई, है ना। साफ नहीं करना है, एकदम से याद करना है। ठीक, अब है PSLV C59। ये क्या है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोवा 3 का सफल प्रक्षेपण अभी हुआ है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे कि जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है सोलर मिशन, उस अभी किसका PSLV C59 के द्वारा सफल प्रक्षेपण हुआ है, तो वो हुआ है प्रोवा 3 का। इतना याद हो जाएगा। फिर इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के सोलर मिशन प्रोवा 3 का अभी हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया है, और दो उपग्रह कोरोनाग्राफ और ऑलकल्टर में अंतरिक्ष में पूर्व निर्धारित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। देखिए, ये हो सकता है आप लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा हो, तो बोरिंग हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन ये आपको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैंने एक दो बार ही पढ़ा है, अभी मुझे आधी से ज्यादा चीजें तो बिल्कुल क्लियर याद हो गई है, बाकी हो ही जाएंगी धीरे धीरे, है ना। अब प्रोवा 3 जो है ना, यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C59 रॉकेट के द्वारा किया गया इसका प्रक्षेपण। ठीक है, तो आपसे इसका भी नाम पूछ सकता है PSLV C59, तो इसका भी याद रखने, जैसे पूछ लेगा प्रोवा 3 कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C59। ठीक है, फिर यहाँ पर ये चीजें मैंने सारी की सारी छोड़ दी हैं। अगर आपको इसमें से उचित लगे, मुझे कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं लगा, आपको लगे तो आप लगा लीजिएगा अपने स्तर पर। ठीक है, फिर सुनीता विलियम्स की ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर वापसी हो गई है। सुनीता विलियम्स की हो गई है वापसी अभी 9 महीने बाद। ये 8 दिन के लिए गई थी और सीधा 9 महीने में वापस हुई है ना, ये बीच में गायब हो गई थी। चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज है। तो भारतीय मूल की है ये, और सुनीता विलियम्स का अंतरराष्ट्रीय स्टेशन से 9 महीने के प्रवास के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर सुरक्षित वापस हुई है। तो ये डेट याद रख लीजिएगा, 19 मार्च। डेट भी पूछ सकता है, आजकल डेट खूब पूछ रहा है ना, इसलिए डेट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था कहां से, फ्लोरिडा से। आपको फ्लोरिडा दिख रहा होगा, अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में। ठीक, वहां से हुआ था। फिर क्या हुआ था, सुनीता विलियम्स
और बुच बिलमोर 9 महीने और 14 दिन के बाद यहाँ पर लौटे हैं। क्रू 9 में 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को, जिनका नाम निक हैग अमेरिका के हैं एक, और एक अलेशांद्र गोर्बुनोव है, ये रूस के हैं, शामिल थे। ठीक है। और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग नासा के 8 दिन में ज्वाइंट क्रू फ्लाइट मिशन पर 5 जून 2024 को गया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ना, 8 दिन के ये एक क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था, उसमें गया हुआ था 5 जून 2024 को। 5 जून 2024 बोले तो पर्यावरण के दिवस। ठीक है। और उस दिन से अभी वापस कब आए ये आए हैं, डेट हम लोगों ने देखी है 19 मार्च 2025 को। तो इतने दिन में 9 महीने 14 दिन में वापस आ पाए। फिर ये जो था ना, ये गड़बड़ी के बाद 8 दिन का मिशन सीधा 9 महीने का हो गया है ना। तो इतना याद रखना है हमें, ये 8 दिन का मिशन था और सीधा 9 महीने का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर लिया है। तो पूछा जाएगा किसने किया है? इसरो ने किया है। तो ये किया है इसरो ने 25 में 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों से, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये कल्पना और विक्रम, देखिए किन के नाम है ये, है ना, ये पता चल ही गया होगा अब आपको। इन्हीं के सफल विकास की घोषणा की है। और ये प्रोसेसर जो है ना, विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया गया है, ये इतना ही याद रखिएगा। फिर जो विक्रम 3201 है, ये पूर्णतः भारत से निर्मित पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये पूर्णतः भारत ने विकसित किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो भारत ने पूर्णतः अपने तरीके से इसको निर्मित किया है। ठीक है। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है, ये अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी प्रोसेसर है। ठीक है। तो कई देशों ने इसको मिलकर बनाया है। इतना हो गया। फिर वैज्ञानिकों ने अभी आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है। तो आइंस्टीन रिंग क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, है ना। वैज्ञानिकों ने खोजी है। देखिए ये एक इस तरीके का है, ये दिख रहा होगा आपको, मैंने बना रखा है। ये एक प्रकाशमान, ये देखिए एक प्रकाशमान चीज है जिसमें आपको प्रकाश की तरह दिखेगा, क्योंकि नाम ही उसमें समझ में आ रहा है ना, आइंस्टीन रिंग है ये। तो रिंग की तरह ये दिख रही है। फिर ब्लैक सा हो गया है, फिर यहाँ पर फिर जो है थोड़ा सा आपको एक डार्क सर्कल सा दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर उजाला उजाला टाइप का दिखेगा। ठीक। तो यही है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा में NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग प्रकाश की दुर्लभ अंगूठी की खोज की है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा वो कि इसका नाम क्या है, तो ये है NGC 6505। ठीक है। किसने खोजा है इसको? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, ESA ने। ठीक, इतना ही याद रखिए, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं। फिर यहाँ पर यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप में 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च कर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर दूरी पर एक लैंगेजियन बिंदु 2 पर स्थापित किया था, वहीं पर इसकी खोज हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि नासा के चंद्र मिशन है, जो नासा का जो चंद्र मिशन है उसका नाम क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर। इसके लिए क्या किया है? चांद में दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर दी है अभी। किसकी? लूनर ट्रेल ब्लेजर की। किसने की है? नासा ने की है। तो नासा कहाँ का है? अमेरिका का है। उसी ने अभी चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर ली है। और किसकी की है? लूनर ट्रेल ब्लेजर की। ठीक है। फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स की कंपनी है, फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से 26 फरवरी 2025 को लूनर ट्रेल ब्लेजर को अंतरिक्ष में भेजा गया था, अभी 26 फरवरी में। और ये अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, है ना। और इस मिशन को काफी तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये आराम से वहां पर लैंड कर गया है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। ये पूछ लिया जाएगा। फिर इस मिशन को नोकिया की 4G की मदद से मोबाइल नेटवर्क और चंद्रमा पर संसाधनों के प्रयोग का भी परीक्षण करना है। ठीक है। इसके साथ ऑडिन और चिमेरा GEO-1 नामक अन्य यान भी है। तो पूछ लेगा कि जो ट्रेल ब्लेजर गया है अमेरिका का, नासा वाला, तो उसके साथ और कौन से अन्य यान हैं? तो आपको ये याद रखना है, कौन से हैं? ऑडिन और चमेरा GEO। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा था। एक तो हो गया है ये ऑडिन और एक हो गया है चिमेरा GEO-1। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
तो पूछा जाएगा कहाँ से, हरिकोटा के सतीश धवन से ये किया गया है। और पहला लॉन्च पैड कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 वर्ष पूर्व बनाया गया था। यह PSLV और GSLV से लॉन्च हुआ था। और दूसरा लॉन्च पैड जो बनाया गया था वो GSLV से हुआ था तथा LVM3 से, ठीक है। और तीसरा लॉन्च पैड अभी हुआ है NGLV से, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से, ठीक है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि लॉन्च पैड 2024 में किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने के लिए रॉकेट से भेजा जा सकेगा, ठीक है, 2040 तक। अब नेक्स्ट है कि फायरफ्लाई में ब्लू घोस्ट जो है मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई है। तो ये हुई है फायरफ्लाई की, ठीक है। अमेरिकी कंपनी है एक फायरफ्लाई एयरोस्पेस, ठीक। तो ये पूछ लिया जाएगा ना कि कहाँ की कंपनी है, तो ये एक अमेरिकी कंपनी है फायरफ्लाई एयरोस्पेस। इसने अभी क्या किया है, हाल ही में ब्लू घोस्ट मिशन 01 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया है। देखिए वहां की कंपनी भी इतना काम कर रही है। तो 2 मार्च 2025 को यहाँ चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बन गया है। कौन सा, फायरफ्लाई का ब्लू घोस्ट, ठीक है। ब्लू घोस्ट आपसे पूछा जाएगा कि सीधा उतरने वाला ये पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बन जाएगा। 2024 में निजी क्षेत्र की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का ऑडिसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। पहला ये था ऑडिसियस लैंडर और दूसरा हो गया है हमारा कौन सा, ब्लू घोस्ट। उपनाम इसका है घोस्ट राइडर्स इन द स्काई। 15 फरवरी 2025 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में ज्वालामुखी संरचना है एक मॉन्स लेट्रेल के पास उतरा है। ब्लू घोस्ट का लैंडर का नाम क्या है, गोल्डन। तो इतना भी याद रखिएगा, ब्लू घोस्ट का जो लैंडर का नाम है वो भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या है, तो वो है गोल्डन। ये कंपनी के द्वारा भेजा गया दूसरा मिशन था, ठीक है। अब है इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। दुनिया का ये सबसे बड़ा है और कब किया, 13 फरवरी 2025 को, ठीक है। जो दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रणोदक मिश्रण उपकरण है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिर स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन जो है ना, उसका क्या हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। ये फ्रेम 2 मिशन जो है वो सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया गया है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, 2 बल्कि 3 लगा लीजिएगा, क्योंकि एक तो ये स्पेस एक्स का फ्रेम 9 मिशन है, इसका नाम फ्रेम 2 मिशन, सॉरी। और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है कहां पर, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये, ठीक है। आ गया समझ में। उद्देश्य क्या है इसका, तो मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्स रे परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का भी अध्ययन शामिल है। तो ये तो हो गया, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हो गया। उद्देश्य इसका कि पहली बार एक्सरे परीक्षण भी करना है अंतरिक्ष में ही, और पहली बार ही वहां पर क्या करना है, माइक्रो ग्रेविटी पर वहां पर मशरूम उगाने का भी अध्ययन शामिल है इसमें, ठीक है। ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन की कमान चुंगवांग के हाथों में, इसके अध्यक्ष जो थे वो चुंगवांग थे। और मिशन का नाम क्या है, नॉर्वेजियन समुद्री जहाज है फ्रेमोट, उसके नाम पर रखा गया है। तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि इस मिशन का नाम क्या है, किसका मिशन, कौन से मिशन का, फ्रेम 2 मिशन का नाम क्या है, तो ये है फ्रेमोट, ठीक। ये हम लोगों ने साइंस एंड टेक में पूरा पढ़ लिया है। एक बार देख लेते हैं सारा का सारा, तो चीजें थोड़ी सी और रिवाइज हो जाएंगी कि क्या क्या इसमें हम लोगों ने देख लिया है। देखिए यहाँ से देखा है, दिगंत तारा देखा था सबसे, ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च हो गया है, दिगंत तारा, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड न्यूज हम लोगों ने देखी है, चंद्रयान 3 का जो डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है चंद्रयान 3 ने, ठीक है। इतना भी याद रख लोगे तब भी काफी है। CE-20 के नाम से क्या हुआ है, क्रायोजेनिक इंजन का अभी सफल परीक्षण हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था PSLV C-59, तो इसमें क्या हुआ है, इसके द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोवा 3 का सफल परीक्षण हो गया है। तो इतना पता चल गया। फिर सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर सफल वापसी हो गई है। कैप्सूल का नाम क्या है, क्रू 9, ठीक है। 9 महीने में ये वापस हुई है। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर लिया है। तो ये इसरो की
पहली सफलता है। फिर नासा के चंद्र मिशन जो कि जिसका नाम क्या है, लूनर ट्रेल ब्लेजर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडन हो गई है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है ये। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज कर ली। आइंस्टीन रिंग का नाम क्या है, NGC 6505। ठीक है, ये एक चमकती हुई चारों ओर से एक आइंस्टीन रिंग की तरह दिखेगी, चमकीली रिंग। ये हो गया। इसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड की भी स्थापना का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर का अनावरण कर लिया है। ये हम लोगों ने देख लिया था, है ना, ये वाला। फिर इसके बाद और देखा था फायर फ्लाई के ब्लू घोस्ट मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई थी, जो कि ये पहला ऐसा वो बन गया है मिशन जो कि सीधा उतरने वाला पहला मिशन है। ये चंद्रमा पर सीधा उतरने वाला पहला मिशन बन गया है, क्या, ब्लू घोस्ट। और चंद्रमा पर देखा जाए तो निजी कंपनी का ये दूसरा बन गया है। पहली कंपनी दूसरी थी, कौन सी, ये घोस्ट राइडर्स इन द स्काई, इसके नाम से उतरा था। ठीक, फिर स्पेस एक्स का जो फ्रेम 2 मिशन है वो देख लिया, स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन। और इसके बाद अब आ गए हम लोग रक्षा प्रतिरक्षा पर। तो रक्षा प्रतिरक्षा में देख लेते हैं। सबसे पहला है कि BLSRSAM। ठीक है, ये मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये क्या है, ये रक्षा अनुसंधान DRDO ने नौसेना में 26 मार्च 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो ये है ना SRSAM, यही है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक, इतना ही याद रखना है हम लोगों को। इस मिसाइल का नाम क्या है, ये एक तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और कहां से हुआ है, ओडिशा के चांदीपुर से नौसेना ने इसको किया है 26 मार्च 2025 को। ठीक है, फिर इसके बारे में इतना याद और रख लेना कि नौसेना के जंगी जहाज में इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्वदेशी युद्धपोत सूरत, नीलगिरी तथा पनडुब्बी बागसीर नौसेना में शामिल हो गए। इसके बारे में इतना ही याद रखना है। स्वदेशी युद्धपोत हैं ये कौन कौन से, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में कौन से सेना में शामिल हुए हैं। तो ये हुए हैं नीलगिरी, सूरत और वागसीर। ठीक है, ये हो गए थे 15 जनवरी 2025 को, 26 जनवरी से पहले। किसने बनाया इनको, किसने बनाया है, तो मुंबई में स्थित जो है ना मजगांव डॉक शिपयार्ड, इसके द्वारा निर्मित हुए हैं ये। बस इतनी चीज याद रख लीजिए इसके बारे में, और कुछ नहीं ज्यादा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है पहली स्वदेशी NASM SR मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ये क्या है, ये है वहीं से किया हुआ है इसका भी, चांदीपुर में पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो ये है ना NASM SR, तो नेवल एंटी शिप मिसाइल है ये। ठीक है, इसका सफल परीक्षण हो गया है, और यह मिसाइल भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से दागी गई है। तो नाम शायद आपसे पूछ ले, कौन से हेलीकॉप्टर से दागी गई, सी किंग से। वैसे इतना ज्यादा डीपली पूछेगा नहीं, बस वो पहली स्वदेशी शॉर्ट जो मिसाइल है नेवल एंटी शिप मिसाइल, इसको पूछ लेगा कहाँ से ये सफल की गई है। तो चांदीपुर के ओडिशा के चांदीपुर से की गई है। और हेलीकॉप्टर कौन से ये दागी गई थी, सी किंग हेलीकॉप्टर से। बाकी इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं याद रखना है आपको, ये सारा डेटा बहुत ज्यादा दे रखा है, किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, पोत है एक, उत्कर्ष का जलावरण हो गया है, लार्सन एंड टीब्रो ने इसको बनाया है। और भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जो पोत है उत्कर्ष, ये 13 जनवरी 2024 को LNT कट्टुपल्ली चेन्नई में किया गया है इसका परीक्षण। ठीक है, तो ये इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है युद्धपोत तपस्या का जलावरण हो गया है। जलावतरण मतलब क्या होता है कि बन के फिर वो जल में पहुंच चुका है, जलावतरण उसे कहते हैं। ठीक, तो अभी पूछा जाएगा आपको तपस्या, तपस्या क्या है, ये किसने बनाया है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। जैसे बागसीर अभी हम लोगों ने 3 पढ़े थे ना, कौन कौन से, यहाँ पर देखिए देखे थे हम लोगों ने, ये सूरत, नीलगिरी और बागशीर, ये बनाए थे मुंबई डॉकयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड मुंबई में है, उसने बनाए थे। और तपस्या को किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इतना ही आप लोग कर लीजिए। और इसके द्वारा ये तलवार श्रेणी के युद्धपोत फ्रिगेट तपस्या को 22 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया है। तपस्या किस नाम पर रखा गया है वो उतना जरूरी नहीं है ये पार्ट,
अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा। तपस्या नाम महाभारत के महान योद्धा भीम के गदा से प्रेरित है, ठीक है। बाकी पहले युद्धपोत त्रिपुट का 23 जुलाई को जलावरण हुआ था। पानी के नीचे और हवाई हमलों से निपटने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा याद नहीं रखना है, इतनी ही चीजें आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। सारी चीजें नहीं पढ़िए, इसमें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, बस इतना ही आपसे अगर पूछेगा तो। फिर भारतीय सेना में रोबोटिक डॉग्स म्यूल्स म्यूल्स जो है ना, ये इसकी सीमेंट शामिल हुई है। तो क्या हुआ है, अभी भारतीय थल सेना में पहली बार रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की है। ये रोबोडॉग्स जिन्हें संजय नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम पूछ लेगा वो आपसे कि भारतीय सेना में अभी रोबोटिक डॉग्स म्यूल्स अभी शामिल किया गया है, उनको क्या नाम दिया गया है, तो संजय दिया गया है। म्यूल का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी यूटिलिटी लीजेड इक्विपमेंट, ठीक। तो इतना याद रखना, बाकी इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ नहीं किया है। देखिए फिर दूसरी न्यूज आ गई है, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण हुआ है अभी। तो जो नाग MK2 क्या है, नाग वाला तो पता ही है हमें कि दागो और भूल जाओ, नाग तो ऐसी उस पर कार्य करती है। तो DRDO ने स्वदेशी तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल परीक्षण 2025 में राजस्थान के पोखरण में किया है, ठीक। तो जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो राजस्थान के पोखरण में। फिर INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। ये क्या है INS तुसिल, ये रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, जो कि औपचारिक रूप से रूस के तटीय शहर कालिनग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, ठीक है। तो ये रूस से निर्मित है और इसका नाम है INS तुसिल, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए किब्राक थर्ड श्रेणी के 6 युद्धपोतों की आपूर्ति जो है ना रूस द्वारा पहले ही की जा चुकी है, और ये दूसरा आया है, 6 आने के बाद 7वां, ठीक। एंटी टैंक मिसाइल हम लोगों ने देख ली है। फिर देखिए बिल्कुल लास्ट पेज अब हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबी तो क्लास जाएगी नहीं, लेकिन ये देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने बार्ज, ये है LSAM लशाम 11 है, ये 11 इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 11 का शुभारंभ किया है। क्या हुआ था इसमें, भारतीय नौसेना का 14 फरवरी 2025 को 8वें मिसाइल कम कम्युनिकेशन, तो वार्ज है इसका नाम, LSAM 11 यार्ड 79 का शुभारंभ हुआ है। तो इतना चीज है, हम लोग को इतना वो नहीं करना है, इतना पता रखना है कि कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। सिकोन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में सीधा पूछ लेगा आपसे कि बार्ज को शुभारंभ किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया, महाराष्ट्र में स्थित है एक सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक। इतना याद हो जाएगा, इसके बारे में बाकी कुछ भी नहीं देखना। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इनकी समुद्री क्षमता को परखने के लिए नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL विशाखापट्टनम में मॉडल परीक्षण भी तैयार किया गया। तो मॉडल परीक्षण कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जितनी भी घटनाएं थी वो सारी की सारी यहाँ पर रक्षा से संबंध देख ली है, एक बार देख लेते हैं। BS जो शॉर्ट मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण हो गया है। कहां पर हुआ है, उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO के द्वारा इसको नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर स्वदेशी युद्धपोत सूरत नीलगिरी और पनडुब्बी जो है यहाँ पर वागसीर, इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया है। किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड के द्वारा, ठीक है। फिर एक घटना हम लोगों ने पढ़ी थी, पोत ऑस्कर का जलावतरण हो गया है, इसको किसने बनाया है, लासन एंड टीब्रो ने, और कहां पर इसको उतारा गया है, तो कट्टुपल्ली चेन्नई में, ठीक है। पहला स्वदेशी जो है ये नेवल एंटी शिप मिसाइल जो है, इसका सफल परीक्षण हुआ है, ये भी कहां पर हुआ है, चांदीपुर में। और कौन से हेलीकॉप्टर के द्वारा हुआ है, सी किंग हेलीकॉप्टर से इसको दागा गया था। फिर युद्धपोत तपस्या, इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसको कहां पर जलावतरण किया गया है, त्रिपुट में, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। फिर भारतीय सेना में रोबोटिक्स डॉग्स म्यूल्स अभी शामिल किए गए हैं, इनको क्या नाम दिया गया है, संजय। INS तुसिल जो है ये भारत नौसेना में शामिल हुआ है, कहां से लाया गया है इसको, रूस निर्मित है ये, ठीक है, रूस से निर्मित है ये।
रूस ने इसको बनाया था। फिर स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण हुआ है अभी, नाग MK2 का। तो किसने किया है इसको? ये DRDO की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर मिसाइल है और इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है? अभी राजस्थान के पोखरण में। ठीक, इतनी चीज याद हो जाएगी। फिर भारतीय नौसेना ने वार्ज का शुभारंभ किया है, तो ये शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित है सैकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर लॉन्च स्थल इसको बनाया गया था। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स। बुक्स पूछी जाती हैं खूब सारी। अब ये 6 महीने की बुक्स हैं, है ना, और 17-18 बुक्स हैं, तो सारी तो पढ़नी नहीं है। जो जो पढ़नी है वो मैं आपको हाईलाइट करवा दे रहा हूँ, आप उनको हाईलाइट कर लीजिए। बाकी मुश्किल ये है कि जो करवाएं उन्हीं में से पूछा जाएगा। बाकी एक आध आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, कुछ छूट रहा है तो देख लेना, अदरवाइज छूटेगा नहीं। ठीक, सबसे पहले तो यही कर लीजिएगा, हाउ इंडिया स्केल्स MT-G20। ठीक है, G20 की बात हो रही है, तो ये किसकी है? नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के जो पहले CEO थे ना, अमिताभ कांत, उनकी है G20। ठीक है, तो देखिए ये हो गया है। G20 से आप कर लीजिएगा, G20 जहां पर आपको दिखेगा अमिताभ कांत आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? जहां पर आपको जी सिनेमा दिखता है ना, जी सिनेमा, तो जी सिनेमा में कौन दिखता है सबसे पहले? तो जी वही ले लीजिएगा और उसमें दिखते हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो वहां से मैंने इसको लगाया है, तो वहां पे दिख जाएंगे आपको G20 जैसे ही दिखेगा, हाउ इंडिया स्किल्स MT-G20, तो उसको पूर्व CEO जो नीति आयोग के थे उन्होंने अमिताभ कांत जी की ये पुस्तक थी। दूसरी, जो दो लोगों ने इसको लिखा है ना, तो वो पूछने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो क्यों ही अपनी मेमोरी भरना, है ना। फिर नेक्स्ट है द महात्मा मैनिफेस्टो। तो महात्मा जो मैनिफेस्टो है वो है राजेश तलवार जी की, तो द महात्मा मैनिफेस्टो हो गई। फिर कर्म योगिनी वीरांगना, तो द महात्मा मैनिफेस्टो कैसे याद रखोगे? जो महात्मा गांधी थे उनको कैसे मारा गया था? गोली से नहीं, तलवार से, मतलब गोली से मारा गया था, लेकिन आपको उनकी जगह तलवार याद रखना है। ऐसी ट्रिक नहीं बनाइए, जिससे अच्छा तो सीधा याद ही कर लीजिएगा। द महात्मा मैनिफेस्टो किसकी है? राजेंद्र तलवार की। कर्म योगिनी वीरांगना जो है वो किसकी है? जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, इनकी है कर्म योगिनी वीरांगना। ठीक है, तो जो वीरांगना होगी वो हमेशा विजय होंगी कि नहीं होगी? तो बस विजया कर लीजिए यहाँ से, बस विजया की पॉइंट बना लीजिएगा, तो आपको याद आ जाएगा। जो वीरांगना लोग होंगे वो हमेशा विजय रहती है कि नहीं? तो वो उनका नाम आ जाएगा उन्हीं में, विजया रहाटकर। ठीक है, फिर इसके बाद कर लीजिए आप सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी की है सावरकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, तो ये हो जाएगी अरुण शौरी जी की। ये IM हिंदुजा के अध्यक्ष हैं श्री P गोपीचंद हिंदुजा, इनकी है। और ये कर लीजिएगा और इस पर लगा लीजिएगा स्टार भी लगा लीजिए। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये किसकी है? नमिता गोखले की। इनके पास क्या है? कलेक्टेड स्टोरीज है। और जनवरी 2025 में प्रकाशित नमिता की यह पुस्तक 15 कहानियों का संग्रह है जो प्रेम, भाग्य और मानव अस्तित्व में विषयों की पड़ताल करती हैं। यह पुस्तक 2 खंडों में लव एंड अदर डिरेचमेंट्स एंड द मिरर ऑफ द महाभारत से विभाजित है। तो ये इतना याद नहीं रखिएगा, बस आप ये रख लीजिएगा कि लाइफ ऑफ मार्स जो है वो किसकी है? नमिता गोखले की। ठीक है, नमिता गोखले। कलेक्टेड स्टोरी नमिता गोखले की हो गई है। दिया सलाई, दिया सलाई आत्मकथा है किसकी? कैलाश सत्यार्थी की। ठीक है, दिया सलाई आप लोग याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी। मार्च ऑफ ग्लोरी ये नहीं पूछी जाएगी, तो इसको हटा लीजिएगा। ये क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि दो लोगों की जो बुक रहेगी ना, वो पूछने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। फिर ये कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, भारत एट द रेट 100 एन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस, किसकी है ये? पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हमारे थे KV सुब्रमण्यम, इनकी है। ठीक, वेंकैया नायडू क्या कर लीजिए? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस S नागेश कुमार की हो गई है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। द सर्किल ऑफ लाइफ किसकी है? सुधा मूर्ति जी की। ठीक है, वाइल्ड फिक्शंस ये किसकी है? अमिताभ घोष की, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। एक अमिताभ घोष की हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें G20 आ रहा था, जी सिनेमा से हम लोग ने कनेक्ट किया था, है ना, तो वो भी अमिताभ घोष की थी। ये वाइल्ड फिक्शंस भी किसकी है? अमिताभ घोष की।
फिर एक ये कर लीजिए, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड लास्टिंग इम्पैक्ट, किसकी? अरविंद पनगड़िया की, है ना। हु डेयर विंस द सोल्जर्स मेमोयर, लेफ्टिनेंट जनरल पी के जोशी की है ये। फिर यहाँ पर ये जरूर कर लीजिएगा, स्टार भी लगा लीजिए, द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? बियॉन्ड पार्टी लाइंस, नजमा हेपतुल्ला की, ठीक है। फिर व्यू फाइंडर है द मेमोरियर, अमोल पालेकर की। ये यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे, मैं इसको ऊपर करता हूँ। ये देखिए, ये दिख रही है व्यू फाइंडर ए मेमोयर, किसकी है? अमोल पालेकर की, ये भी लगा लीजिएगा। ऊपर हम लोगों ने इससे जस्ट ऊपर देखी थी द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये किसकी थी? बियॉन्ड पार्टी लाइंस, पूरा किताब का नाम है, नजमा हेपतुल्ला की, तो ये जरूर लगा लीजिएगा, है ना। उससे ऊपर हम लोगों ने क्या लगाई थी? हु डेयर्स विंग्स अ सोल्जर्स मेमोयर, लेफ्टिनेंट जनरल है ये, बाई के जोशी इनकी थी। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, अरविंद पनगड़िया की। वाइल्स फिक्शंस किसकी है? अमिताभ घोष की। द सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति की है द सर्किल ऑफ लाइफ। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, एस नागेश कुमार की। एट द रेट भारत एंड विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस, के वी सुब्रमण्यम की है, जो भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार है, तो इस पर स्टार जरूर लगाइएगा। फिर इसके बाद देखी थी हम लोगों ने कौन सी? दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा थी ये। और लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, नमिता गोखले की। आई एम हिंदुजा के समूह के अध्यक्ष जो श्री पी गोपीचंद की, इनकी है। कर्मयोगिनी वीरांगना किसकी देखी है? वीरांगना है तो वो विजय जरूर होगी, विजया रहाटकर की। द महात्मा मैनिफेस्टो, राजेश तलवार की। और हाउ इंडिया स्किल्स एमटी G20, तो ये देखी है हम लोगों ने जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ है अमिताभ कांत जी की। तो ये हम लोगों ने पूरा पूरा देख लिया है। अब कोई कह रहा था ना कि यूपी की करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे दीजिए, तो वो मिल जाएगी आपको, आज ही मिल जाएगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और ये जो जितना भी पार्ट हम लोगों का था ना समसामयिकी अर्थवार्षिकी वाला, ये सारा का सारा यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे कल के में यूपी का जो है बजट भी दिया हुआ है उसमें, और करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, तो देखते हैं कल क्लास ला देंगे उसकी भी, है ना। और बचा कुचा एक दो दिन में सारा समाप्त कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।